ओके। अब एसी सिग्नल जो होता है उसकी एवरेज वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 होती है, वोल्टेज या करंट की। बट पावर 0 नहीं होता बिकॉज़ कि पावर इज़ डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर I स्क्वायर। अब जो एसी वोल्टेज एसी करंट होता है उसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट जब उसका स्क्वायर करोगे आप तो यू विल गेट ओनली पॉजिटिव पैरामीटर ओनली। ओके, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव हुआ तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। Okay, so there is a joule heating and dissipation of electrical energy when an AC current passes through the resistance। अब जब AC current resistance में से पास होता है तो वहाँ पे जूल हीटिंग का क्वेश्चन आता है कि जूल हीटिंग होता है उसकी वजह से एनर्जी डिसिपेट होती है। So that what is the instantaneous power dissipated in the resistance? तो instantaneous power का इक्वेशन होता है P is equal to I square। I की वैल्यू हमने कल देखी थी, I m sin ओमेगा t थी, तो I square I m square R sin square ओमेगा t थी। अब नाउ वी आर गोइंग फॉर अ एवरेज वैल्यू ओवर अ वन साइकिल। तो पावर की एवरेज वैल्यू लेंगे ओवर वन साइकिल, तो हमारे पास जो पावर का इक्वेशन है उसकी एवरेज लेनी पड़ेगी। तो पी एवरेज इज इक्वल टू, ये जो एंगुलर ब्रैकेट से ये एवरेज शो करते हैं। ओके, हियर व्हेनेवर वी विल यूज एंगुलर ब्रैकेट दैट मींस वी आर फाइंडिंग इट्स एवरेज, एवरेज ऑफ दैट क्वांटिटी। Okay, so that now for the average, okay, I square and R is constant terms. Im is nothing but Im is the maximum value of current, so it's constant, it will not change. R is nothing but the value of resistance, which also which will not change here. So what is the value whose average we can find here? तो हम यहाँ पे किसके एवरेज फाइंड कर सकते हैं? तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो बिफोर फाइंडिंग इट्स एवरेज वी हैव टू नो दिस फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। अब सबसे पहले चीज याद रखना कि अगर साइन या कॉस फंक्शन है, ओनली साइन या कॉस, ओके, नॉट अबाउट दिस स्क्वायर या क्यूब, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली साइन और कॉस। तो साइन और कॉस फंक्शन की किसी भी एक इंटरवल की एवरेज वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। ओके, तो फर्स्ट हमें ये जो स्क्वायर है उसको उसके रिस्पेक्टिव टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक इक्वेशन होता है, तो अगर आपके पास इक्वेशन है साइन स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, हाँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। ओके, तो इसका इक्वेशन आता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ओके, दिस इज द इक्वेशन फॉर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, और अगर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हुआ, सपोज यू हैव कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस, ओके, ये पावर ऑफ 2 है, ओमेगा टी है, तो उसका इक्वेशन होता है 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। जब आप किसी इक्वेशन, एक्चुअली यहाँ पे डिवाइड बाय 2 भी आता है, सॉरी आई फॉरगेट इट, डिवाइड बाय 2 आता है हर एक इक्वेशन में। ओके, ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे आता है, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट, तो पूरे ब्रैकेट को डिवाइड बाय 2 आएगा। ओके, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हुआ तो, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हुआ तो उसका इक्वेशन होता है 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। नाउ फॉर इट्स एवरेज वैल्यू, अब अगर हम इनकी एवरेज वैल्यू फाइंड करें तो एवरेज वैल्यू को हम एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी है, तो इसकी एवरेज वैल्यू लेंगे, मतलब क्या करेंगे हम, तो वी विल फाइंड द एवरेज ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव इक्वेशन। तो क्या है उसका रिस्पेक्टिव इक्वेशन, तो ये जो इक्वेशन है इसको डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बाय 2 आ जाएगा, 1 बाय 2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, तो इसकी एवरेज आएगी। अब इसकी अगर एवरेज लेंगे हम, ओके, इसकी एवरेज मतलब क्या करना है हमें, तो 1/2 एक टर्म है, सिंगल टर्म है, तो उसकी एवरेज 1/2 ही आएगी। ओके, अब माइनस, अब कोई भी साइन फंक्शन हो कॉस फंक्शन हो, दोनों फंक्शंस में से यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई, ओके, डोंट वरी, अगर यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी एंगल है, 2 ओमेगा टी है, 3 ओमेगा टी है, 4 ओमेगा टी है, 5 ओमेगा टी, कुछ भी हो, यहाँ पे इंटीजर नंबर हो, ओके, इंटीजर नंबर होना चाहिए,
या नॉन इंटीजर भी हुआ, इट वॉन्ट मैटर्स, कोई भी नंबर हो यहाँ पे। ओके, तो सिर्फ ये फंक्शन का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू ऑन अ वन इंटरवल विल ऑलवेज 0। जस्ट अ मिनट। ओके, तो इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होगी, 0 ही होगी इसकी एक इंटरवल पर की। तो व्हाट विल बी द आंसर यू विल गेट हियर? You will get answer as 1 by 2. Okay, so this will be the answer for this sin square 2 omega t. Sorry, sin square omega t, it will be represented by 1 by 2 minus cos 2 omega 2 divided by 2. अब cos omega 2 की cos 2 omega t है, उसकी जो एवरेज वैल्यू होती है एक इंटरवल पे वो हमेशा 0 होगी। यहाँ पे cos हो या sin हो, दोनों की एवरेज वैल्यू हमेशा 0 होती है। That's why you will get answer 1 by 2 minus 0 is equal 1 by 2. So you can see from figure. So that देखो यहाँ पे using a trigonometric identity sin square omega t is equal to 1 half 1 minus cos 2 omega t होता है। So we have average of sin square omega t is 1 by 2 कॉमन निकाल लिया, तो एवरेज ऑफ 1 माइनस cos 2 omega t होगा, क्योंकि 1 जो है वो एक नंबर है, नंबर की एवरेज वही नंबर होता है। ओके, फिर ये sin 2 omega t की एवरेज, तो इट विल बी 0, हमेशा 0 ही होगी। So you'll get here 1 by 2 into 1, 1 by 2. So average of psi square omega t is nothing but 1 by 2. So we will replace this value here. So we will get here equation of average power equals to P average is equal to 1 half Im square into 2. So to express AC power in same form of as a DC power. अब हमें पता है कि ये AC power का इक्वेशन है, but we want DC power. तो DC power का इक्वेशन क्या होता है? P is equal to I square into R होता है। तो इसमें ये दोनों टर्म्स थोड़ी डिफरेंट है। डीसी पावर मतलब क्या होता है, उसकी एवरेज वैल्यू भी उतनी ही आएगी जितनी हम ले रहे हैं यहाँ पे। सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस एसी पावर इनटू डीसी पावर, मतलब कि डीसी और एसी दोनों को, अगर मतलब क्या होता है कि आपके पास कुछ डिवाइसेस होते हैं लाइक गैल्वेनोमीटर हुआ, ए मीटर हुआ, तो ये सारे डीसी पावर को मेजर करते हैं एक्चुअली। ओके, दे आर नॉट यूजफुल फॉर मेजरिंग एसी पावर। तो आपको क्या करना पड़ता है कि ऐसे टाइप के गैल्वेनोमीटर बनाओ या एमीटर बनाओ कि जो एसी और डीसी दोनों पावर को अच्छे से मेजर कर सके। तो उसके लिए जरूरी होता है कि हमें उसकी आईआरएमएस वैल्यू फाइंड करनी होती है। डीसी पावर कैसे फाइंड करते हैं हम? डीसी पावर में अगर आप एवरेज भी लोगे तो वो उतनी ही आएगी, इट विल नॉट चेंज, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। बट एसी पावर में आप एवरेज ऐसे सीधे, अगर एक सिंगल इंटरवल पे एवरेज लेने जाओगे तो इट विल बी 0, आपको डायरेक्ट 0 मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि ये वैल्यू 0 ना हो, इसलिए सबसे पहले आप क्या करो, उस टर्म का सबसे पहले आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। यू नीड टू डू स्क्वायर, स्क्वायर करके उसकी मीन वैल्यू फाइंड करो, और उसके बाद स्क्वायर को हटाना है तो वापस रूट फाइंड करना। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, व्हिच इज कंपैटिबल विद द डीसी वैल्यू ऑफ द पावर। ओके, जो एसी और डीसी में जो कंपैरिजन है उसको सही करने के लिए ऐसा किया जाता है। सबसे पहले अगर कोई आपके पास वैल्यू है, मतलब कि आपके पास आई या वी है वोल्टेज, और वो साइन या कॉस फंक्शन में है, तो उनकी एवरेज वैल्यू आप डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। अगर आप उसकी डायरेक्ट एवरेज वैल्यू फाइंड करोगे, क्योंकि डीसी वैल्यू फाइंड करना मतलब किसी भी पावर की एसी एवरेज वैल्यू फाइंड करना होता है, तो आप डायरेक्टली एवरेज वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि उनकी एवरेज तो 0 होती है एक इंटरवल पे। तो फॉर दैट पर्पस यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। तो उसके लिए आपको एक इफेक्टिव वैल्यू फाइंड करनी होती है, जो रूट मीन स्क्वायर कहा जाता है, आरएमएस। रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जो वैल्यू दी गई उसका स्क्वायर करो, उसके बाद उसकी मीन वैल्यू फाइंड करो, मीन मतलब एवरेज, और उसके बाद उसका वापस क्या कर दो, स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि आपने स्क्वायर किया था, आपको मीन ही फाइंड करना है, बट आप डायरेक्टली मीन नहीं फाइंड कर सकते, बिकॉज आप डायरेक्टली वैल्यू का मीन फाइंड करो तो इट विल बिकम 0। So for that purpose, first do the square of the value, उस वैल्यू का स्क्वायर करो, देन उसकी मीन फाइंड करो, एंड क्योंकि आपने पहले स्क्वायर किया तो आपको वापस सेम रिजल्ट चाहिए, तो यू नीड टू डू अगेन रूट ऑफ दैट वैल्यू, जिससे स्क्वायर निकल जाएगा। So this is nothing but RMS value. It is called RMS or effective current, and it is denoted by IRMS or I. Okay? तो IRMS कैसे फाइंड करते हैं? Okay? So for finding IRMS, need to go with this equation. तो ये वाला इक्वेशन हमें करंट जो है उसकी आईआरएमएस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले करंट का इक्वेशन आई इज इक्वल टू क्या था, आई एम साइन
ओमेगा टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, आई एम साइन ओमेगा टी था। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले आई आर एम एस फाइंड करना है, तो पहले मैं स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर फिर मीन एंड देन इट्स रूट। तो आरएमएस नाम देखो, आरएमएस होता है तो पहले स्क्वायर रूट मत करना, पीछे से जाना है आपको आगे तक, स्क्वायर मीन एंड देन रूट। तो स्क्वायर क्या होगा इसका, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई एम का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, दिस इज फर्स्ट। अब उसका क्या करना है, एवरेज। तो आई स्क्वायर किया है, उसका एवरेज, मतलब क्या करना है, एवरेज ऑफ आई एम स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, दिस इज द एवरेज ऑफ टू वैल्यूज। ओके, बट ये आई एम कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हमने देखा क्या आता है, 1/2। so this answer will be nothing but this will be like this, im square divided by 2 only। ये आंसर है, क्योंकि आई एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की हमने एक इंटरवल पे एवरेज वैल्यू ली तो वो 1/2 थी, अभी देखा हमने, तो इसलिए आई एम स्क्वायर बाय 2 आएगा। उसके बाद रूट लेना है हमें उसका, तो रूट मतलब क्या, स्क्वायर रूट ऑफ जो आई एम सॉरी एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, तो मीन ऑफ आई स्क्वायर, स्क्वायर देखो स्क्वायर मीन और रूट, तो फाइनली रूट जब लेंगे हम तो स्क्वायर रूट ऑफ इसकी वैल्यू क्या है, तो आई एम स्क्वायर बाय 2। तो आई एम का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो यू विल गेट हियर आई एम। ओके, हियर इज आई एम, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, √2। so this will be your answer, and this is nothing but the IRMS value of current, IRMS. So such way you can find out the IRMS value of the current. Got it? Any doubts? Got this? Okay, so this power is equivalent to your DC power. In terms of I, the average power is denoted by P. So average power P is P bar of average is equal to 1 of I m square into R is equal to I square into I R। तो मतलब क्या है कि ये करंट, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये जो करंट डीसी में होता है वही करंट को एसी में हमने ऐसे कन्वर्ट किया, so that 1/√2 जो होता है उसकी वैल्यू 0.707 into IM आती है, कि मतलब IM से वो थोड़ा कम होती है वैल्यू, और 0.707 जितनी वैल्यू होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो हम इस तरह से डीसी पावर को, एसी पावर को डीसी पावर के इक्विवेलेंट बना सकते हैं। सो डीसी पावर इज नथिंग बट एवरेज पावर होता है, तो P average is equal to P average bar is equal to 1 of IM square into R is equal to I square into R होता है। Similarly, we can find out the effective value या RMS value of voltage। तो it is nothing but देखो वोल्टेज और करंट के इक्वेशन में कोई फर्क नहीं था, वोल्टेज का इक्वेशन V is equal to VM sin ओमेगा t था। ओके, यहाँ पे so that फर्क कोई पड़ेगा नहीं, वापस पूरी स्टेप हम फॉलो करेंगे तो we'll get here VRMS is equal to VM by √2 and it will be like 0.707 of VM। Got this? Any doubts? किसी को डाउट, ये VRMS वैल्यू या IRMS वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है? नो सर। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि ये जो IRMS या VRMS वैल्यू फाइंड कर रहे हो, ये साइन फंक्शन जब होगा, साइन या कॉस फंक्शन, तभी ये वाले देखो इसको, ये V इज इक्वल टू VM cos ओमेगा t भी होता ना, सपोज आपका फंक्शन, तब भी IRMS वैल्यू इतनी आती। ओके, वो वही होती VM/√2 ही होती। ओके, VRMS वैल्यू। ओके, या करंट आपका ऐसा हो, करंट I इज इक्वल टू IM, ऐसा मत सोचना कि कॉस के लिए अलग हो जाए, कॉस के लिए भी सेम वैल्यू आती है। ओके, यहाँ पे कॉस हो या साइन हो, दोनों के लिए यही IRMS वैल्यू आएगी। IRMS इज इक्वल टू IM/√2 और VRMS इज इक्वल टू VM/√2।
ओके, डोंट कंफ्यूज विद दिस, दोनों का सेम आंसर आता है। बट अगर सिग्नल आपका साइनोसॉइडल नहीं है, मतलब कि साइन और कॉस वाला नहीं है, तो आपको एक अलग मेथड फॉलो करनी है। और मेथड कैसे फॉलो करनी है, तो जो भी सिग्नल दिया उसका स्क्वायर करना, उसके बाद उसका मीन फाइंड करना, फिर उसके बाद उसका क्या कर लेना, स्क्वायर रूट करना, फिर जो भी सिग्नल हो उसका। ओके, हर बार जरूरी नहीं है कि आपका स्क्वायर ही सिग्नल आए, आई मीन साइनोसॉइडल ही आएगा। हर बार आपको एवरेज वैल्यू हर बार अलग अलग से फाइंड करनी पड़ेगी। So this is up to VRMS and IRMS. So finally, V is equal to IR is equal to VM upon root 2 is equal to IM upon root 2 into R. तो VM IM cancel, root 2 cancel हो जाएगा, तो it will be V is equal to IR. Okay. So अगर हमें VRMS value पता हो, suppose it is customary to measure and specify the RMS value for AC quantities. For example, the household line voltage is 220 volt is the RMS value of the peak voltage. तो ये जो 220 होता है ना, हमारे घर पे जो 220 वोल्टेज आता है, तो ये आरएमएस वैल्यू होता है पीक वोल्टेज का। मैक्सिमम जो वोल्टेज होता है उसका आरएमएस वैल्यू होता है। तो वी नीड टू फाइंड आउट दिस मैक्सिमम वैल्यू। तो हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो 220 इंटू रूट 2 करो, क्योंकि रूट 2 इज इक्वल टू आरएमएस इज इक्वल टू क्या होता है, वीएम अपॉन रूट 2 होता है। तो वीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू वी हो जाएगा। तो रूट 2 1.414 होता है, रूट 2 मतलब इंटू वी इज इक्वल टू 220, तो यू विल गेट हियर 331 वोल्टेज। तो आपका जो घर पे जो पावर आता है, अगर उसका आरएमएस 220 है, दैट मीन्स उसका मैक्सिमम वोल्टेज 311 होता है। इनफैक्ट आई और आरएमएस करंट इज द इक्विवेलेंट टू द डीसी करंट दैट वुड प्रोड्यूस द सेम एवरेज पावर लॉस एज द अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस। मतलब आईआरएमएस करंट जो होता है, ओके, तो वो क्या होता है, वो इक्विवेलेंट टू द डीसी करंट होता है, कि जितना करंट, मतलब डीसी करंट किसी ऑब्जेक्ट में से पास होगा, किसी रेजिस्टेंस में से पास होगा, तब वो जितना पावर डिसिपेट करेगा उतना ही ये आईआरएमएस करंट पावर डिसिपेट करेगा। फिर वो आप करंट का इक्वेशन लो या पावर का इक्वेशन लो, लाइक P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर बी इक्वेशन आता है, या VI भी इक्वेशन आता है, या आई स्क्वायर इंटू आर बी इक्वेशन आता है। ये तीन इक्वेशन हमारे पास पावर के होते हैं। तो सच वे वी कैन फाइंड आउट द पावर। नाउ फॉर द एग्जांपल नंबर 1, ये एक्चुअली थोड़ा सा क्रिटिकल एग्जांपल है, बट इट्स इजी, इट्स नॉट दैट मच हार्डर। अब देखो एग्जांपल 7.1 है, अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट फॉर अ 220 वॉट सप्लाई। तो ये आपका सप्लाई वोल्टेज है 220 वोल्ट है, और आपका जो पावर रेटिंग है वो बल्ब का कितना है, 100 वॉट का बल्ब है। फाइंड अ रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। सबसे पहले ए क्या कर रहा है, आपको इतना ही चीज दी गई है, इतनी चीज आपको दी गई कि एक बल्ब है जिसकी रेटिंग 100 वॉट है, दिस इज नथिंग बट द पावर ऑफ बल्ब, एंड इट इज वर्किंग ऑन 220 वोल्ट सप्लाई। Okay, find the resistance of the bulb, peak voltage of the source, and RMS current through the bulb. Resistance, peak voltage और RMS current find करना है आपको। तो सबसे पहले पावर दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है, तो आपको पता है पावर और वोल्टेज के बीच का रिलेशन क्या होता है, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है इक्वेशन। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें R फाइंड आउट करना है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय P। ओके, नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज, V इज इक्वल टू 220 है और ये 100 है, तो 22 into 22 तो 484 ओम आंसर हो जाएगा। नाउ फॉर द पीक वैल्यू, तो ये आरएमएस वैल्यू है, दिस इज योर आरएमएस वैल्यू। तो पीक वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपली अभी देखा हमने, पीक वैल्यू Vm इज इक्वल टू रूट 2 इंटू वी होता है, रूट 1.414 होता है, और V कितना है 220, तो यही आएगा 311। ओके, यही इक्वेशन आएगा 311। एंड देन फॉर दी करंट, आपको करंट की आरएमएस वैल्यू चाहिए, तो जो पावर होता है वो सीधा सीधा आपका एवरेज पावर ही होता है। तो P इज इक्वल टू वी आई इक्वेशन यूज करके आप I इक्वल टू फाइंड करना है, तो I इज इक्वल टू P अपॉन V। तो पावर आपको पता है 100 है, ओके, और V कितना है आपका 220 है, तो यू विल गेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट 0.454। और अगर बोला हो फोर्थ वाला कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, मतलब आरएमएस नहीं, करंट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, तो सिंपली क्या करना, वापस IM इज इक्वल टू रूट 2 इंटू आई करना। ओके, तो रूट 2 1.414 होता है, और आई आपने यहाँ से फाइंड कर लोगे 0.414454, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट एज वेल। गॉट दिस? एनी डाउट? No, sir.
सिंपल एग्जांपल है। नाउ अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर्स, या उसको क्या कहा जाता है, फेजर्स कहा जाता है। रोटेटिंग वेक्टर्स मतलब क्या होता है कि एक्चुअली जो साइन और कॉस फंक्शंस है यहाँ पे, उनकी वजह से आपका जो वेक्टर है वोल्टेज या करंट का वेक्टर, वो पूरे सर्कल पे अकॉर्डिंग टू एंगल घूमते रहता है। तो एक्चुअली द वेक्टर इज रोटेटिंग। एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है, ओके, और उसका एक सिंगल एंगल होता है, उसके ऐसे नहीं। बट यहाँ पे जो फंक्शन है साइन और कोसाइन फंक्शंस है, तो साइन और कोसाइन फंक्शंस के एंगल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो वो हमेशा चेंज होते रहेगा। अगर वो चेंज होते रहे मतलब उसकी वैल्यू जीरो से फिर बढ़ती जाएगी, फिर मैक्सिमम से वापस जीरो पे आएगी, जीरो से वापस मिनिमम पे जाएगी, मिनिमम से वापस जीरो। तो इतने ड्यूरेशन में वो जीरो से 360 तक के सारे एंगल्स कवर करता है फंक्शन आपका। तो उसका जो वेक्टर है वो हमेशा रोटेट करता रहेगा अकॉर्डिंग टू एंगल। अगर हम उसको सर्कुलर फॉर्म में लिखे तो लाइक कि आपका t बराबर ओमेगा इज इक्वल टू t1 आपका टाइमिंग होगा, तब आपका वेक्टर यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो वोल्टेज और करंट दोनों सिंगल फेज में, दोनों के फेज सेम है, तो इसीलिए दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही साथ मूव करेंगे, ओके। बट उनकी वैल्यूज कम ज्यादा होगी, कि वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी, करंट की वैल्यू कम होगी। तो ये आपके ये दो फेजर्स हो गए करंट और वोल्टेज के, और ये फेजर्स अकॉर्डिंग टू एंगल ऐसे घूमते रहेंगे यहाँ पे। तो दैट इज व्हाई सच अ रोटेटिंग वेक्टर्स आर कॉल्ड फेजर्स। तो ये जो रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं उन्हीं को फेजर्स कहा जाता है। दिस इज अप टू हियर, ओके, नथिंग एल्स इज हियर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इक्वेशन है, आई मीन दिस इज योर ग्राफ, दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंटिंग योर करंट and this complete line represents your voltage. So you can see from here, ये आपका एंगल जो ये जीरो से स्टार्ट होगा, जब यहाँ पे होगा आपका, फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ये दोनों जो वेक्टर्स है वो जीरो से लेके ऐसे रोटेट होने लग जाएंगे यहाँ पे। दिस विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोनों एक ही डायरेक्शन में, फिर धीरे धीरे रोटेट होना स्टार्ट होंगे, फिर यहाँ पे आएंगे तो ये मैक्सिमम ये पॉइंट पे आएगा दोनों, फिर देन अगेन गोज टू दिस डायरेक्शन, तो ये यहाँ पे ऐसे ड्रॉप होके यहाँ पे आए, ओके, दे आर एट हियर। फिर अगेन नेगेटिव मैक्सिमम, तो वो यहाँ पे आएंगे, ओके, एंड अगेन एट जीरो, तो यहाँ पे आ जाएंगे वापस। दिस इज कॉल्ड रोटेटिंग वेक्टर, ओके, जीरो मैक्सिमम जीरो मिनिमम जीरो, ओके। तो ये दोनों वेक्टर्स ऐसे ही घूमते रहते हैं सर्कल में, क्योंकि देखो साइन और कॉस फंक्शन इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्कल इन अ स्ट्रेट लाइन। वो सर्कल का ही स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंटेशन होता है। तो फिर उनकी सारी वैल्यूज को आप कनेक्ट करते जाओगे तो यू विल गेट सच काइंड ऑफ ग्राफ। दैट्स व्हाई वी आर ड्राइंग ग्राफ लाइक दिस हियर, okay, got it about the phasor? Any doubts in phasor? यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों के बीच का एंगल जीरो है, ओके, डोंट कंफ्यूज विद दिस एंगल, मतलब दोनों एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं। याद रखना कि अगर आपके सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस है तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस भी फाइंड करना, तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट? So always remember that the phase difference between voltage and current while you are having only resistance in your circuit will be zero, okay, क्योंकि कोई लीड या लैग नहीं करता, दोनों साथ में चलते हैं, तो दोनों साथ में चलते हैं तो उन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, ओके। देन एसी वोल्टेज अप्लाइड टू द इंडक्टर। अब सेकंड कंपोनेंट लेंगे हम इंडक्टर। तो इंडक्टर का वोल्टेज का इक्वेशन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एल, यहाँ पे माइनस को कंसिडर नहीं करना है, एक्चुअली ऐसा इक्वेशन था, माइनस एल डी आई बाई डी टी, बट ये सेल्फ इंडक्टेंस था ना, तो उसी को इंडक्टर कहा जाता है कि एक सोलेनॉइड है उसको रोटेट कर दिया है तो इट विल बिकम इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पे माइनस वगैरह कंसिडर करना नहीं है, इफ रिक्वायर्ड यू विल कंसिडर ये। तो फाइनली आपका जो इंडक्टेंस होगा उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो v इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा, तो फाइनली यू विल गेट हियर v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। बट इसका जो कैलकुलेशन हुआ इट इज नॉट एज सिंपल एज your calculation of resistance. So v is equal to L di by dt will be here.
ओके ये आपकी फिगर है, यहाँ से आप सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो, वोल्टेज सप्लाई कितना है आपका V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, AC वोल्टेज है, तो उसको आप रेजिस्टेंस आई मीन इंडक्टर में से पास कर रहे हो थ्रू द वोल्टेज एंड करंट इन AC सर्किट रिप्रेजेंटेड बाय द फेजर्स rotating vectors, they are not vector themselves, okay, they are scalar quantities. It so happens that the amplitude and the phases of the harmonically varying scalar combines mathematically in the same way as do projections of the rotating vectors of a corresponding magnitude and direction. Rotating vector that represent the harmonically varying scalar quantities are introduced in a introduced to provide us with a simple way to adding these vectors using this rule of that we already know. Okay, this is not important. Okay, तो ये उसका इक्वेशन हो गया इंडक्टर के लिए. So now for now we want to go for current. वोल्टेज तो हमको पता चल गया, वोल्टेज आपका कॉमन वोल्टेज है. वोल्टेज आपका कितना होगा? V is equal to Vm sin omega t. This will be your voltage, source voltage. But we want to find the current through inductor. तो करंट के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, V is equal to L di by dt. ये वोल्टेज का इक्वेशन होता है इंडक्टर का. This is the equation of voltage of an inductor. तो हमें तो करंट फाइंड करना है, तो will this L will be divided. This L will be goes in a division of V. Okay, so we'll get here di by dt is equal to V by L. Now put the value of V. So V is nothing but Vm sin omega t. But actually di by dt, we want to find only di. So this differentiation, this dt will be goes to here. Okay, so Vm L upon sin omega t into dt हो जाएगा. Now we want to replace. We want to obtain only I. For that we need to remove this derivation. Okay, और अगर ये derivation को हमें remove करना है तो we need to integrate both the sides. तो हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो dt dt कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे dt आ जाएगा, तो Vm upon L sin omega t into dt. तो यहाँ पे I की जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ di की जगह पे ओनली I आ जाएगा, लाइक आई कैन राइट हियर. अगर वहां पे उन्होंने थोड़ा टिपिकल किया है तो इट विल बी कंफ्यूजिंग टू यू. यहाँ पे हमें क्या करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ di करना है ओनली. इंटीग्रेशन ऑफ di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा Vm बाय L तो साइन ओमेगा t into dt. Okay, now actually integration of di क्या हो जाएगा I. Integration of di is nothing but I. Vm by L कॉमन है, तो Vm by L is in denominator. अब sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है? तो माइनस कॉस ओमेगा t क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा t. बट वन मोर थिंग दैट वी नोट हियर कि हमारे पास ओनली हम dt से डिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बट यहाँ पे dt नहीं ओमेगा भी है. तो जैसे डिफरेंशिएशन में अगर कोई टर्म हुआ तो वो आगे आ जाता है, तो इंटीग्रेशन में अगर कोई टर्म हुआ तो वो डिवीजन में आ जाता है. इट विल बी इन योर डिवीजन. ओके, तो माइनस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा आ जाएगा. तो इट विल बी लाइक ये सारी चीजें आपको 11th वगैरह में पढ़ी होंगी आपने, इसलिए आई एम नॉट गोइंग इन अ वेरी डीप. तो ओमेगा इंटू एल हो जाएगा I इज इक्वल टू और क्या आएगा माइनस आगे आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, ऐसा आएगा. ओके, so we will get here I is equal to minus Vm upon omega L cos omega t. But as we know that, देखो अगर माइनस cos omega t है ना, okay, my equation is like this minus cos omega t. So I can write it as is. I can write it like this sin 90 minus theta. Not 90 minus आएगा 90 plus 90 plus sin of the first. Just a minute. I can write it as a omega t minus 90.
this can be written like this. Okay, minus cos omega t can be written like this. You can see from figure. तो माइनस वीएम अपन ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आपको लेना नहीं है, ये चीज छोड़ दो. इंटीग्रेशन कांस्टेंट हैज अ डायमेंशंस ऑफ अ करंट and it is time independent since the source has an EMF which oscillates symmetrically about zero, so current it sustains also oscillates symmetrically about zero, so that no constant or time independent component of the current exists. मतलब ये वाली चीज छोड़ देना, ये नहीं आएगी. So आप माइनस cos ओमेगा टी को लिख सकते हो sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. You can write this. Actually, you can see that I have already written. So minus cos omega t को लिख सकते हो आप sin omega t minus 90 लिख सकते हो. Okay, you can write it like this. Okay, तो 90 मतलब ही क्या होता है pi by 2. So I will replace this term here. So we will get here Vm upon omega L into यहाँ पे क्या आ जाएगा sin omega t minus 90. Okay, in your circuit you are having only inductor. Okay, there is no current capacitor or resistance in your circuit. Okay, तो यहाँ पे 90 है, 90 मतलब पाई बाय 2 भी लिखा जाता है उसको. So you can see from figure, you can see from the equation. Okay, so finally the equation of your current is becomes I is equal to Im sin omega t minus pi by 2. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Do you have any doubt up to here? Now you can check. Here is the new term. Okay, अब ये आगे वाले टर्म जो होती है Vm by omega L, उसको उन्होंने Im लिखा है. तो Im is nothing but Vm upon omega L is the amplitude of current. और हमें पता है कि करंट मतलब क्या होता है. करंट I is equal to क्या होता है V upon R होता है नॉर्मली. ये ओम्स लॉ है. दैट मीन्स क्या है कि करंट है, तो यहाँ पे करंट है. अब ये वोल्टेज भी है, तो वोल्टेज है. तो ये चीज क्या होनी चाहिए, इट शुड बी वन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस which will oppose to current. ये वन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए. द क्वांटिटी ओमेगा एल इज एनालॉगस टू द रेजिस्टेंस. मतलब वो रेजिस्टेंस है ऐसा नहीं, बट रेजिस्टेंस का ही काम कर रही है. ओके, तो उसको क्या कहा जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है. यू विल फाइंड हियर न्यू वर्ड रिएक्टेंस. ओके, तो ये जो टर्म है ओमेगा एल व्हिच इज कॉल्ड एज inductive reactance and which is denoted by XL. Okay, it will be denoted by XL. So XL is equals to omega into L. Okay, this is very important now because it is similar to Ohm's law. अब Ohm's law में एक करंट होता है, एक वोल्टेज होता है, तो डिवीजन में क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस. बट एक्चुअली यहाँ पे रेजिस्टेंस तो मैं यूज नहीं किया. बट इंडक्टर भी क्या है, एक डिवाइस है. मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट है जो वायर वगैरह से बनाया हुआ था. सोलेनोइड को बहुत अच्छे से टर्न करोगे तो वो एक इंडक्टर बन जाता है. तो सोलेनोइड है तो उसमें भी एक रेजिस्टिव प्रॉपर्टीज होंगी उसमें. तो रेजिस्टिव प्रॉपर्टीज जो होती है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा इनटू एल. तो वो ओमेगा इनटू एल को ही क्या कहा जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस. So that its value, so amplitude of current is given by Im is equal to Vm into Vm upon XL. Got this? Okay, the dimension of inductive reactance is the same as that of the resistance. So its unit is ohm. तो ये इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा. कि जो डायमेंशंस आपके करंट के होते हैं, आई मीन सॉरी रेजिस्टेंस के होते हैं, वही डायमेंशन यहाँ पे किसके होते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस के होते हैं. ओके, सो कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 7.1 एंड 7.12. अब ये जो 7.12 इक्वेशन है और ये जो आगे आपका 7.1 इक्वेशन था वोल्टेज का, अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो यू कैन फाइंड दैट द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज इज नथिंग बट V is equal to Vm sin omega t and equation of current is nothing but I is equal to Im sin omega t minus pi by 2. That means there is a phase difference between voltage and current, and here is minus pi by 2. That means what, your current is behind the voltage by an angle of pi by 2. That means what this equation denotes to you, or what is the understanding for this from this equation. So you can, I can write, let me write the equation of voltage parallel to this equation so you can understand betterly, much better. Okay, this is your equation of voltage. Okay, so this is nothing but V is equal to Vm sin omega t, and this is I is equal to Im sin omega t minus pi by 2. Here is the phase difference. This is the phase difference, and
So what it shows that your voltage is okay, your voltage is leading and your current is lagging. Okay, your current is lagging behind the voltage by pi by 2 angle. मतलब क्या होगा कि आपका करंट स्टार्ट वोल्टेज स्टार्ट हो जाएगा और आपका वोल्टेज जब तक 90 एंगल तक पहुंचेगा, इट विल रीच टू 90 एंगल, तब आपका करंट स्टार्ट होगा. दैट मींस दैट सिंपली सेज दैट जैसे रेजिस्टेंस था ना, तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट एक ही टाइम पे स्टार्ट होते थे, एक ही टाइम पे मैक्सिमम होंगे, एक ही टाइम पे जीरो होंगे, एक ही टाइम पे मिनिमम होंगे, एक ही टाइम पे वापस जीरो हो रहे थे. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. आपका वोल्टेज पहले स्टार्ट हो जाएगा और जब तक वो 90 तक पहुंचेगा, ओके, तब तक आपका करंट स्टार्ट नहीं हुआ होगा. जब वो 90 पे पहुंचेगा तब करंट जीरो से स्टार्ट करेगा. जब करंट 90 पे पहुंचेगा तो आपका वोल्टेज ऑलरेडी 180 पे क्रॉस कर चुका होगा. जब आपका करंट 180 पे आएगा तो आपका वोल्टेज 270 क्रॉस कर रहा होगा. जब आपका करंट 270 आएगा तो आपका वोल्टेज ने एक साइकिल कंप्लीट कर चुका होगा. जब ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो आपका वोल्टेज नेक्स्ट साइकिल को का 1/4 पोर्शन कंप्लीट कर चुका होगा. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड द फेज डिफरेंस. ये जो पाई बाय 2 होता है उसको फेज डिफरेंस कहा जाता है. ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि अगर आपकी ओनली इंडक्टिव सर्किट है तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. तो इट विल बी पाई बाय 2 एंड हु इज लीडिंग एंड हु इज लैगिंग. ओके, तो लैग और लीड कौन कर रहा है वो भी आपको पूछा जाता है. गॉट दिस. आप बहुत सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन आप देखोगे. सो लाइक दिस, देखो कि आपका वोल्टेज ये आगे चल रहा है और आपका जो करंट है उसके बिहाइंड होता है पाई बाय 2 एंगल से. ओके, तो ऐसे इन दोनों के बीच का फेज इतना होता है. यस, आपका वोल्टेज जो होगा वो लीडिंग होगा और करंट जो होगा आपका लैगिंग होगा. सो मे बी आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, यू विल फाइंड दैट कि आपका वोल्टेज पहले लेट है और करंट पहले, ऐसा लगेगा आपको. अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, आई थिंक आई हैव ओनली 1 मिनट, सो आई एम एंडिंग दिस मीटिंग और वापस स्टार्ट कर, तो आपको वापस ज्वाइन करना है. ओके, बिकॉज ये अभी बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली.